प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पहले पाठ नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा एक कहानी है जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में क्या बताया गया है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनके सम्मान का आडंबर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि अपने महापुरुषों की मूर्तियों की देखभाल और उनका यथोचित सम्मान नहीं कर सकते तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके अपनी श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर कदापि नहीं करना चाहिए। यह ना तो उन महापुरुषों का सम्मान है और ना ही हमारी देशभक्ति का प्रतीक, वरन यह तो उनका घोर अपमान है। तो आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। इसमें कहानी में एक हालदार साहब हैं जो इसके मुख्य किरदार हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बा था, वहाँ से होकर वो जाते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है किसी देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी हो सकते हैं, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही सुभाष चंद्र बोस जी के नारे याद आ जाते थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी,
जो देखते ही खटकती थी। वो क्या कमी थी, क्या कसर थी? वो थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जैसे कि नेताजी चश्मा पहनते थे लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, जो मूर्ति के साथ बना हुआ चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ओरिजिनल चश्मा किसी ने मूर्ति को लगा दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, उसको देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, रियल मतलब असली। अब उनकी जो जीप थी, हालदार साहब की गाड़ी, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार, अब हालदार साहब तो वहाँ से गुजरते ही रहते थे, तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम का गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हालदार साहब तीसरी बार आए। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब पान वाला तो पानी खाता था, तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था, पान वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब ने पूछा, क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब हालदार साहब फिर पूछे, क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब पान वाला बताता है, कोई गिराक आ गया समझो। अब गिराक होता है ग्राहक। गिराक मतलब अपनी भाषा में बोल रहा है ना, मुंबईया भाषा में। तो कोई गिराक आ गया समझो। गिराक मतलब ग्राहक हुआ, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर हुआ, किधर से लाएगा मतलब। तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया और उधर, उधर मतलब उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब के समझ में कुछ कुछ बात तो आ गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, उसे कष्ट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, ज़रूरत होती है जैसा कि मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन क्या करता है? तो कैप्टन वो चश्मे वाला जो है मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को लाकर दे देता है
और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब पान वाला तो तब तक दूसरा पान ठूस चुका था मुंह में। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद मतलब पेट, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूका उसने मुंह में जो पान था, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब चश्मा बनाना भूल गया। मूर्ति तो बनाई लेकिन चश्मा बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। वो तो हंसी उड़ा रहा था कि बनाना भूल गया, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी कि कैसे भूल गया, जबकि नेताजी की कोई भी फ़ोटो देख लीजिए उसमें चश्मा लगा ही होता है। तो उनको थोड़ा सा दुख पहुंचा उससे। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब कुछ भी हो सकता है ना, बहुत कारण हो सकते हैं। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया हो गया और वो निकल गया होगा। उफ, क्या क्या सोचें। अब हालदार साहब को यह बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अब पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली 32 दांत दिखाए और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी जाने के लिए बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल
चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, और कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वो चश्मा आते थे वहाँ से और चश्मा जरूर देखते थे। आपको यहाँ इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये एक बूढ़ा आदमी, एक टांग जिसकी है एक टांग नहीं है, वो मूर्ति की आंखों पर चश्मा बदल रहा है। फिर क्या हुआ, चश्मे तो बदलते रहे। एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। नहीं रोकना चाहते थे गाड़ी, फिर भी गाड़ी रुकवाई हालदार साहब ने और देखा कि मूर्ति की आंखों पर बच्चों को बनाया हुआ घास फूस का सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ है और उस पर वो भावुक हो उठे। हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन के प्रति हालदार साहब बहुत सम्मान रखते थे और उन्होंने देखा कि कैप्टन के मरने के बाद बच्चों ने सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगाया है। ये देखकर वो भावुक हो गए कि भले ही देश के प्रोड़ों में देशभक्ति की भावना मर रही है, किंतु बच्चों के रूप में भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसमें अभी देशभक्ति की भावना है। वे सोचते हैं कि देश के प्रोड़ों में यदि कैप्टन की भांति देशभक्ति और देश के प्रति श्रद्धा हो तो देश का कायाकल्प हो जाए। काश क्या कभी ऐसा होगा। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि देशभक्ति केवल युद्ध लड़ना ही नहीं होता,
कि फौज में भर्ती हो जाओ और युद्ध लड़ो, तो वो ही देशभक्ति नहीं है। वरन अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना, देश और समाज की संपत्ति की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना भी देशभक्ति है। अतः अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की सेवा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने वाले देशभक्तों का हमें कभी उपहास नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता के ध्वजवाहक हैं। उन्हीं से हमारी पहचान है। हमें कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि पान वाले की तरह उनका उपहास उड़ाना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कहानी है हमारी देशभक्ति की शिक्षा देती है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप किसी भी पाठ को, किसी भी कहानी को अच्छी प्रकार से समझने के लिए उस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद।